हमसे पूछ रहे हैं हु आर यू, आप एक सिपे सलार हैं। आपने तो जवाब देना है हमारी बातों का। जब माओ को रेप की धमकियां दे रहे थे तब आपको औरत की इज्जत याद नहीं आई? जैसे आप पंजाब के हर घर में घुसे, हर माँ बहन बेटी के साथ बदतमीजी की, आपको कोई खुदा की आयत याद नहीं आई। मगर जब अपने पे बात आई, अपने कुछ पसंदीदा पे बात आई, तो आपको मजहब भी याद आया, आपको आयात भी याद आई, आपको अल्लाह भी याद आया। हमें डराना चाहते थे, आप हमें धमकाना चाहते थे, आप हमें घरों तक रखना चाहते थे, हमारा क्या गया? हमें तो अल्लाह ने इज्जत दी क्योंकि हम सच्चे थे। आप देखिए कि आज आप कहाँ खड़े हैं। आपका एक बयान आया है, सिर्फ लोगों ने आपका क्या हाल किया है। आप बताएं कि किसी एक औरत की इज्जत इस मुल्क में क्यों इतनी मुकद्दम है और बाकी सबकी क्यों नहीं है? बाकी सब आपको औरतें क्यों नहीं लगती? एक औरत को सियासत का हक है इस मुल्क में, बाकी खवातीन को क्यों नहीं है? उनको आप क्यों बताएं कि आप घरों में बैठो? आप तो हमें ढूंढ के दें कि भाई कौन है जिनका ये माइंडसेट है और आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी यूथ को ये मत बताएं कि अपना मुंह बंद करो, हमने इस पे कांटा लगा दिया, अब ये तुम्हारा लीडर नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है ये अवाम अंधी है जिसको कुछ नजर नहीं आता? और आप इस तरह बेवकूफों की तरह आके बोलेंगे कि जी अल्लाह ने इज्जत दी है, जी आप कौन है? अल्लाह ने तो इज्जत दी थी, अल्लाह ने इज्जत दी है। इस्लाम से पहले तो खवातीन का कोई रुतबा नहीं था, मेरे मजहब ने रुतबा दिया खवातीन को। आप जिस तरह लोगों के घरों में घुसे, आपको तब शर्म नहीं आई कि कल को हमसे सवाल होगा? हमारे अपने घरों में भी माए बहनें बैठी हैं, आज आप पूछते हैं कि हु आर यू। ये तो हमें पूछना चाहिए था कि आप कौन थे ये सब करने वाले हमारे साथ। हम तो आपको लेटर लिख लिख के जेल से मर गए। हमने कितने लेटर लिखे जेल से कि आप शर्म हया करें। आप देखें कि मेरे मजहब ने तो दुश्मन की औरत के साथ, दुश्मन के बच्चों के साथ ये सलूक का हुक्म नहीं दिया जो आप अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। आप किसी एक जमात के सिपे सलार नहीं है, आप पाकिस्तान के सिपे सलार है। आप किसी एक जमात को सपोर्ट नहीं कर सकते। आप अपनी अगर आप सरमायाकारों की मीटिंग में बैठ सकते हैं, अगर आप ताजरों की मीटिंग में बैठ सकते हैं, आप स्टूडेंट से मिल सकते हैं, आप गैर मुल्की दौरे कर सकते हैं, आप बाहर से कर्जे मांगने जा सकते हैं, जब आप बाकी वजीर आजम के हिस्से के सारे काम कर रहे हैं, तो आप लेटर की बारी कहते हैं कि जी मैं वजीर आजम को भेज दूंगा। आप अपनी यूथ को मुसलसल पहले ये बताते रहे हैं कि आप इल इन्फॉर्म्ड हैं, फिर आप उनको बताते रहे हैं आप नासमझ हैं, आप नालायक हैं, आज आप उनको बता रहे हैं कि आप गुमराह भी हैं। मतलब वो यूथ जो आपके मुल्क का मुस्तकबिल है, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। आप उसको ये बता रहे हैं कि तुम लोग पागल हो। इसीलिए तो आप देखिए आपका सारा ब्रेन मुल्क से बाहर जा रहा है। आपने इतना अच्छा माहौल दिया हुआ है, इतने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके पीछे खड़े हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं इस मुल्क को? वो कश्तियों में डूब के मरना प्रेफर करते हैं लेकिन इस मुल्क से जाना चाहते हैं। नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। हमारे साथ प्रोमिनेंट पंजाब की बल्कि बहुत बड़ी पॉलिटिशियन सरम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरम साहब वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी। आप खैरियत से? ठीक ठाक है। इस्लामाबाद में हैं या इस्लामाबाद से बाहर है कहीं? नहीं जी, मैं लाहौर में हूँ और आज मेरा जेल ट्रायल था और जेल ट्रायल को अटेंड कर गई आई हूँ। ठीक है। आप लाहौर में हैं? लाहौर में ठीक ठाक है? लाहौर में महफूज है ना आप? जी अभी तक तो महफूज है अभी तक तो बचे हुए हैं, पर कुछ पता नहीं चलता। पंजाब में तो आपको पता है ऐसे हालात हैं, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। अब सनम जावेद साहब, एक बड़ी लंबी आपकी आजमाइश है, आपने बहुत कुछ भुगता है, लेकिन आपके चेहरे की स्माइल अभी तक बरकरार है, बल्कि उससे भी ज्यादा माशाल्लाह आप खिलखिलाकर मुस्कुराती हैं, हंसती हैं। ये जो जुल्म ज्यादती आपके साथ हुई भूल जाती हैं या फिर आमिर कैसे? लेकिन जो जुल्म और ज्यादती हुई है वो तो ना हम भूले हैं और ना भूलने देंगे। मैं तो कम से कम बार बार याद कराती रहूंगी जो आपने लोगों के साथ किया है। जहां तक हंसने की बात है, देखिए हमारे जब हम जेलों से भी आते थे, हमारी तरफ बहुत लोग देख रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे, अगर हम उस वक्त हम भी रो के या परेशान होके दिखाते तो बहुत लोगों का हौसला टूटता। तो जो लोग हमें कहने वाले थे आपको देखकर हमें उम्मीद बनती है, फिर वो उम्मीदें टूट जाती ना, तो हमारे पे बहुत जिम्मेदारियां दूसरों की भी थी। तो रोने धोने वाला हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए तभी हंसते मुस्कुराते आए। साथ में हमें पता था हम हक की तरफ खड़े हैं, हम सही हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, तो किस बात का रोना हम चाहते हैं। हम अल्लाह का शुक्र है हमें अपने आप पे यकीन था, तो खुश रहे। सरम जावेद साहब, आपके हवाले से पाकिस्तान में बहुत सारे तजिए हुए, लेकिन मैं देख रहा था डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब का एक तजिया था, वन ऑफ एन अथॉरिटी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। उनका यह कहना था कि सरम जावेद के ऊपर एक गुस्सा, बल्कि एक पर्सनालिटी क्लैश भी है। यानी किसी को गुस्सा उसकी शख्सियत के साथ भी है, उसकी उसके हुलिये के साथ भी किसी को मसला है। आप समझ लीजिए ठीक तजिया था। बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि आप जो हंसते मुस्कुराते आते हैं, आप जो तैयार आते हैं, तो इससे बहुत तकलीफ होती है। ये पूछा जाता है और ये कहा जाता है कि क्या आप इनको जेल में तंग नहीं कर रहे हैं, कि ये इनको किस बात की खुशियां हैं। बेसिकली जो लोग हमारे लिए बात करते हैं कि जेल में हमारे लिए बहुत आसानी थी, उनको मैं याद करवाना चाहूंगी कि हमने पंजाब में जेलें काटी हैं, वहां पे जहाँ पे एक बीबी हमारे सर पे मुसल्लत थी और जो हर चीज को सुपरवाइज करती थी कि इनको कहीं आप लोग कम तंग तो नहीं कर रहे हैं। हमें आपने 8-8 घंटे प्रिजन वैन में रखा है 48 डिग्री में। तो हमने जिस तरह की जेलें काटी हैं वो आसान नहीं थी, लेकिन बीबी हमें परेशान देखना चाहती थी, वो मौका हमने उनको नहीं दिया।
हमने उनको मुस्कुरा के दिखाया, क्योंकि हम जिस लीडर के सपोर्टर हैं वो फाइट करना जानता है, वो लड़ना जानता है। वो ना भागने वाला था, ना हम भागने वाले थे। सनम साहब, आप आर्मी चीफ साहब की एक स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है, बल्कि ट्रेंड भी कर रही है, उसमें उन्होंने पूछा कि हु आर यू, तुम होते कौन। अगर मैं तर्जुमा ठीक कर रहा हूं कि हु आर यू का मतलब ये कि तुम होते कौन। तो फिर ये कौन था जिसने सनम जावेद के साथ ये किया? आपकी बच्चियां हमने रुलते हुए देखी हैं, बड़ा जुल्म। तो ये हु आर यू कौन था फिर ये? देखिए, सिर्फ एक मैं नहीं, आपने जिस तरह रिहाना डार के गिरबान पे हाथ डाला, आपको अल्लाह याद नहीं आया। आपने कैसरा इलाई के सर से चादर खींची, आपको अल्लाह याद नहीं आया। आयशा भुट्टा को आपने उसके भाइयों के सामने, उसके भाइयों के सर पे गन रख के उठाया, आपको अल्लाह याद नहीं आया। आलिया हमजा को आपने उसकी बेटियों के सामने, उनकी बेटियों के सर पे गन रख के उठाया, आपको अल्लाह याद नहीं आया। जैसे आपने सड़कों पे खवातीन को घसीटा, मर्द एहलकार उनको पैरों से पकड़ कर, हाथों से पकड़ कर सड़कों पे घसीट रहे थे, आपको ना अल्लाह याद आया, ना मरना याद आया, ना कब्र याद आई, ना कोई आयत याद आई। जिस तरह आपने शहर शहर हम पे केस करके हमें जेलों में फिराया, जैसी दहशतगर्दी की, बगावत की, जंग की आपने एलिगेशन हम पे लगाई, आपको किसी औरत की इज्जत याद नहीं आई। जैसे आप पंजाब के हर घर में घुसे, हर माँ बहन बेटी के साथ बदतमीजी की, आपको कोई खुदा की आयत याद नहीं आई। मगर जब अपने पे बात आई, अपने कुछ पसंदीदा पे बात आई, तो आपको मजहब भी याद आया, आपको आयात भी याद आई, आपको अल्लाह भी याद आया। लेकिन आपको खौफे खुदा नहीं आया कि आपने जाके अल्लाह को जवाब देना आगे। आप हमें डराना चाहते थे, आप हमें धमकाना चाहते थे, आप हमें घरों तक रखना चाहते थे, हमारा क्या गया? हमें तो अल्लाह ने इज्जत दी क्योंकि हम सच्चे थे। आप देखिए कि आज आप कहाँ खड़े हैं। आपका एक बयान आया है, सिर्फ लोगों ने आपका क्या हाल किया है। ये यहाँ आपने लाके खड़ा किया है खुद को। और ये क्यों किया? क्योंकि लोगों ने विटनेस किया अपनी आंखों से, जो आपने लोगों की माँ बहनों बेटियों के साथ किया। आपको क्या लगता है ये अवाम अंधी है जिसको कुछ नजर नहीं आता? और आप इस तरह बेवकूफों की तरह के बोलेंगे कि जी अल्लाह ने इज्जत दी है, जी आप कौन है? अल्लाह ने तो इज्जत दी थी, अल्लाह ने इज्जत दी है। इस्लाम से पहले तो खवातीन का कोई रुतबा नहीं था, मेरे मजहब ने रुतबा दिया खवातीन को। मेरे मजहब ने, अल्लाह ने मुकाम दिया औरत को इज्जत का। मगर आपने उस इज्जत के साथ क्या किया? आप जिस तरह लोगों के घरों में घुसे, आपको तब शर्म नहीं आई कि कल को हमसे सवाल होगा? हमारे अपने घरों में भी माए बहने बेटी हैं, आज आप पूछते हैं कि हु आर यू। ये तो हमें पूछना चाहिए था कि आप कौन थे ये सब करने वाले हमारे साथ। पहले आप अपना जवाब तो दें कि आपने ये सब क्या सोचकर किया। सनम जावेद साहब, मैं गुज़श्ता एक इंटरव्यू में भी आपकी कमेंट्री सुन रहा था, उसके अंदर आप बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल कर रही हैं, बेशर्मों की तरह, बेवकूफों की तरह। आप आपने खुद नहीं सोचा। ये बातें करते हुए उन पाकिस्तान में लोग डरते हैं या पीछे इस तरह से बोलते नहीं। वो व्हाट मेक्स यू फील के नहीं देखिए, कल जो हमने सफर किया ना, जैसे हमारे बच्चे रुल गए, हमारे माँ बाप रुल गए, किसने ये नहीं देखा? उसके बाद आप कमाल बेशर्मी से खड़े होकर ये बयान दें कि जी औरत का एक मुकाम है इसी इस्लाम में। हम तो आपको लेटर लिख लिख के जेल से मर गए। हमने कितने लेटर लिखे जेल से कि आप शर्म हया करें। आप देखें कि मेरे मजहब ने तो दुश्मन की औरत के साथ, दुश्मन के बच्चों के साथ ये सलूक का हुक्म नहीं दिया जो आप अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। आपको तब ख्याल नहीं आया। आज आप हमें जब भाषण देंगे खड़े होकर कि जी औरत का एक मुकाम है, आपने तो रोल दिया उस मुकाम को। आपने तो किसी के घर की चादर चार दीवारी नहीं छोड़ी। जब माओ को रेप की धमकियां दे रहे थे, तब आपको औरत की इज्जत याद नहीं आई? तो आग तो लगनी थी ना। मुझे तो इतना, मतलब सुन के मुझे गुस्सा चढ़ा कि आप इतनी दीदा दिलेरी से, इतने खुलेआम औरतों के साथ ये सारे जुल्म ज्यादती करने के बाद ये बात किस मुंह से कर रहे हैं और किस बेशर्मी से कर रहे हैं कि आपको एहसास भी नहीं हो रहा कि आप लोगों को के सेंटिमेंट्स को आपने किस तरह हर्ट किया है। कि आप लोगों को समझते क्या है कि ये अवाम सारी अकल से पैदल है, जिसको कुछ दिखाई नहीं देता, जिसको कुछ समझ नहीं आता, जिसको कुछ पता नहीं चलता। ये सारे क्या क्या जानवर हैं, भेड़ बकरी हैं जिनको कुछ नहीं समझ आता। सनम साहब, आप तो डायरेक्टली चार्जशीट कर रही हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। देखिए, आप जब भी पुलिस पकड़ती रही है ना, जब भी हमें किसी जगह पे, जो भी हमारे घरों पे रेड हुए या जो भी, उनको पूछो ना कि भाई क्या मतलब, क्या मसला क्या? वो कहते बाजी हम बड़े मजबूर हैं जी, ऊपर से हमें ऑर्डर है। ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से किसकी ऑर्डर है बताए ना। आप हमसे पूछ रहे हैं हु आर यू, आप एक सिपे सलार हैं। आपने तो जवाब देना है हमारी बातों का, आपने तो जवाब देना है हमारे साथ हुए जुल्म का, हमारे साथ हुई ज्यादती का। हमें पता करके बताए ना कि किसके कहने पे ये सब हुआ हमारे साथ, किसके कहने पे हम पे ऐसे पर्चे बने, किसके कहने पे हम शहर शहर, अदालत अदालत, जेलो जेल, आज तक रोज हर दूसरे दिन एक जेल ट्रायल होता है। जवाब तो आपने देना हमें। आप खड़े होकर किसी एक औरत के लिए या दो औरतों के लिए या चार औरतों के लिए पूछेंगे कि जी इनकी बहुत इज्जत है, हम सवाल करेंगे, फिर हम ऑफेंड होंगे, फिर हम पूछेंगे भाई कि आपके आपके मतलब के जो लोग हों, सिर्फ उनकी इज्जतों के लिए आप आगे आएंगे? अपने घर की औरतों के लिए या अपने अपने जो करीबी खवातीन है उनके लिए? बाकी आप किसी औरत को औरत नहीं समझेंगे। अब ठीक है, आप बात ठीक कर रही हैं। तो इसका हल यह है कि आप आर्मी चीफ साहब को एक खत लिखें। इमरान खान साहब का खत तो वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपका मुझे यकीन है कि वो जरूर पढ़ेंगे।
देखिए, हमने चीफ जस्टिस को खत लिखा, हमने आर्मी चीफ को खत लिखा जब हम जेल में थे। मैंने क्या लिखा, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर यास्मीन ने चीफ जस्टिस को बहुत सारे खत लिखे। मगर अब ये जो उनका ये बयान भी है कि जी मैं इमरान खान का लेटर नहीं पढ़ूंगा, आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? आप किसी एक जमात के सिपह सलार नहीं है, आप पाकिस्तान के सिपह सलार है, पाकिस्तान आर्मी के सिपह सलार हैं। आप किसी एक जमात को सपोर्ट नहीं कर सकते। आप अपनी अगर आप सरमायाकारों की मीटिंग में बैठ सकते हैं, अगर आप ताजरों की मीटिंग में बैठ सकते हैं, आप स्टूडेंट से मिल सकते हैं, आप गैर मुल्की दौरे कर सकते हैं, आप बाहर से कर्जे मांगने जा सकते हैं, तो आप इमरान खान का लेटर क्यों नहीं पढ़ सकते? जब आप बाकी वजीर आजम के हिस्से के सारे काम कर रहे हैं, तो आप लेटर की बारी कहते हैं कि जी मैं वजीर आजम को भेज दूंगा। मतलब आप तो पार्टी बन सकते ही नहीं है, आपका काम ही नहीं पार्टी बनना। अगर आपके नाम किसी ने लेटर लिखा, आप कहेंगे मैं जी पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि आपको क्या मसले हैं, आपके क्या कंसर्न है, मेरे से जो होता है जी मैं करके देखता हूँ। अगर आप बायस नहीं है तो आप इतने खुले आम, तो आप साइड ले रहे हैं कि जी मैं लेटर नहीं पढ़ूंगा, वजीर आजम को भेज दूंगा। किसी और पार्टी के किसी बंदे ने लिखा होता तो आप कहते उसके लिए ये, आप नहीं कहते ना। इसमें दो तीन दफा आपने कहा कि आप आपके पसंदीदा लोग, आपके मतलब के लोग, आपके जाती लोग, तो ये किन की तरफ आप इशारा कर रहे जिनको जी अवाम का सारा वोट चोरी करके जिनको जबरदस्ती हुकूमत में बिठाया गया है, आप वो आप अवाम के पसंदीदा नहीं है, वो आपके पसंदीदा है ना। आपने लोगों का हक छीन के, उनका वोट छीन कर अब आप चाहते हैं इस पे बात कोई ना करे। आप नए से नया एक्ट बना रहे हैं, पीका एक्ट, ये तरमीम वो तरमीम। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि खवातीन की इज्जत इस मुल्क में महफूज नहीं है। किसी के घर यहाँ पे कोई लॉ नहीं है, किसी के घर में जब पुलिस का दिल करेगा घुस जाएगा, लेकिन हम सवाल नहीं कर सकते। आप मरियम नवाज पे तनकीद नहीं कर सकते, आप आर्मी चीफ पे तनकीद नहीं कर सकते, आप चीफ जस्टिस पे तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि जी हम आम गुलाम लोग हैं जी, जो सिर्फ टैक्स भरने के लिए इस मुल्क में रह रहे हैं। हम सवाल नहीं कर सकते। जब आप किसी देखे, अगर आप, मैं कह रही हूं कि ये मेरा घर है, इसमें सब कुछ मैं कर रही हूँ, बिजली चोर भी मैं पकड़ रही हूँ, चलगोजे भी मैं उगा रही हूँ, बाकी के सारे काम भी मैं ही कर रही हूँ। लेकिन अगर इस घर में कुछ खराब हो गया तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, उसका सवाल आपने मुझसे नहीं करना। फिर मैं उसका सवाल भी आपसे करूंगी, क्योंकि आपने बोला है कि ये घर मैं चला रहा हूं। तो जब आप बोलते हैं कि जी हम ही सारा मुल्क चला रहे हैं, तो फिर हम सवाल भी आपसे करेंगे ना। हमारी बारी आप कहाँ थे? हमारी बारी आप बोलने के मैं लेटर ही नहीं पढ़ूंगा। खान हमारी बात ही करता है ना कि लोगों के साथ जो जुल्म ज्यादतियां हुई हैं, जो खवातीन के साथ हुआ है, अभी तक दो सियासी कैदी जेल में हैं, डॉक्टर यास्मीन है, उमर चीमा, महमूद रशीद, बुशरा बीबी पे जैसे केसेस बना रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ना। हैं? आप उस पर कहेंगे कि मैं नहीं पढ़ूंगा? आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? आप पढ़े ना, क्यों नहीं पढ़ना आपने? सनम जावेद साहब, आपका शिकवा फिर हुकूमत से है या आपका शिकवा एस्टेब्लिशमेंट से? आप तो डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट से सवाल कर रही हैं। जो जिस हुकूमत की खुद की कोई हैसियत ही नहीं है, उससे सवाल करने का तो क्या बनता है? देखिए, जो खुद माफिया तलाफियों पे आए हो, फॉर्म 47 पे बैठे हो, उनसे आपने क्या सवाल करना है? आप, मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि एक आर्मी चीफ से सवाल पूछा गया कि जी लेटर लिखा है एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, आपके मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर ने, सरबराह ने, बानी ने। आप उसको जवाब में कह रहे हैं कि मैं वो लेटर नहीं पढ़ूंगा और मैं वजीर आजम को दे दूंगा। आपको उसका जवाब देना चाहिए। जब आप आपकी आवाज हैं बंद। तो ये लेटर आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? जी जी, अब आप जुमला रिपीट कर दें, बस आपकी आवाज बंद हो गई थी, बाकी आप ठीक। जी, जब आप बाकी आपके करने वाले काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप एक लेटर क्यों नहीं पढ़ेंगे? वो लेटर भी फिर आप पढ़ लें। उस लेटर में ऐसे पढ़ने में क्या कयामत है? आपने इतना ऑब्वियस अपना बाइस्ड बिहेवियर शो किया कि जी मुझे जैसे किसी एक पार्टी से प्रॉब्लम है, जो आपका काम नहीं बनता। एज आर्मी चीफ आपका ये काम नहीं बनता कि आप किसी एक पार्टी के इतने अगेंस्ट अपना रिएक्शन दें कि जी मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं वजीर आजम को भेज दूंगा। उसमें कुछ कंसर्न थे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के, जिसका खुद का एक प्रोटोकॉल है। आप पढ़े और देखें कि भी हाँ ये इशू है, मैं देखता हूँ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, या इसमें क्या क्या चीज हम क्या डिमांड कर रहे हैं। देखिए, 2 साल हो गए हैं, एटीसी कोर्ट्स में हमारे केसेस चल रहे हैं। एटीसी कोर्ट का मकसद था कि स्पीडी ट्रायल, फौरन इंसाफ मिले। दहशतगर्दी अदालत, 2-2 सालों में हमारे चलान पेश नहीं हो पा रहे हैं। आज भी जो हम पे फर्दर जुर्म आयद किया, उसके दोबारा एप्लीकेशन डाली है कि जी हमने गलत चीजें लगा दी थी, हमें फिर टाइम दे, हम इसमें नई चीजें ऐड करना चाहते हैं फर्दर जुर्म में। 2 साल बाद लोगों को डॉक्टर यास्मीन की मेडिकल ग्राउंड पे जमानत बनती है, मगर जमानत नहीं होने दी जा रही है। आप जजेस को प्रेशराइज करें। जजेस हमारे लिए तो लेटर लिख लिख के नहीं बता रहे ना कि सनम ने मेरे बेडरूम में कैमरा लगा दिया है, या इमरान खान ने लगा दिया, या हमारी फैमिलीज की इज्जतों की धमकियां दी जा रही हैं। आर्मी चीफ है, पता करके बताए ना। हमारी इज्जतों की, हमारी जानों की, हमारे माल की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। हम तो आपको कह रहे हैं कि जी आप हिफाजत के लिए सबसे बड़े सरबराह हैं, सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं। अगर हमारी इज्जतें आज महफूज नहीं है, आप जिम्मेदार हैं, बताएं क्यों नहीं है? हम तो सवाल कर रहे हैं। सनम जावेद साहब, जिस तरह आप बता रही हैं, इसका मतलब है कि मजीद आपको उनको उलझाना मकसद है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मजीद कब तक, ये निजाम क्या चाह रहा है, कब तक डॉक्टर यास्मीन राशिद से निकालना क्या चाहते हैं?
देखिए कि आप कहें हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत हैं जी। हम जुडिशियल कमीशन बनाने की बात कहें, आप ना बनाएं। हम सीसीटीवी फुटेज मांगे, आप ना दें। आप हमारी एक वीडियो नहीं दे सके। हमें 16 बार मुझे गिरफ्तार किया है, 4 शहरों में आपने घुमाया, पता नहीं कौन कौन सी जेल में रखा है। आप मेरा एक वीडियो एविडेंस नहीं दे सकते कि मैं घर के अंदर थी या मैंने कहीं तोड़फोड़ की या मैं कहीं आग लगा रही थी। आप बोले हाथ में स्टिक थी, हाथ में मैं गन भी लेके घूम सकती हूँ। जब तक मैंने किसी को गोली नहीं मारी, आप मेरे पे कत्ल का मुकदमा कैसे कर सकते हैं? किसी के हाथ में कोई चीज होने से एविडेंस देना, मैंने उससे किसको मारा है, किसका सर फाड़ा है, किसको कत्ल किया है, किसका मुंह तोड़ दिया। आपके पास कोई एविडेंस नहीं था। डॉक्टर यास्मीन के फुटेजेस मौजूद हैं, वो सबको मना कर रही है कि भाई नहीं जाओ। इसके बावजूद उस औरत को ना मेडिकल ग्राउंड पे ना एज ग्राउंड पे आप उसकी जमानत नहीं होने दे रहे। आप जमानत लगने नहीं देते। आप हमारे 4 लड़के, सुप्रीम कोर्ट में उनका केस गया हुआ है और 9 महीने से सुप्रीम कोर्ट में उनका केस नहीं सुना जा रहा। 9 महीने से तारीख ही नहीं पड़ रही है। जो गुजरांवाला में हमारे 51 लड़कों को सजा हुई है, 6 महीने से हाई कोर्ट में उनका केस ही नहीं लग रहा है, क्योंकि जब बेंच बनता है उसी दिन टूट जाता है। कौन कर रहा है ये सब? हम तो आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, हमें पता करके बताएं। हमें भी पता करके दे, हु इज ही जो ये सब कुछ कर रहा है, हमें भी पता करके बताएं ना। बात ठीक है, हु इज ही, लेकिन ट्रेंड सारे हुआ यू ट्रेंड चल रहा है। आप बताएंगे बताएं कि आपकी बच्चियों की क्या पोजीशन है। जाहिर है उनकी वालदा ने ये सब कुछ देखा हो, फिर मैंने खुद वो वीडियोस देखी थी कि आपकी बच्चियां बैग उठाकर वहां पर बाहर बैठी रहती थी। मैंने मुख्तसर कुछ एक वीडियोस देखी और उसके बाद मैं देख नहीं सका। साइकोलॉजिकल उन बच्चियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखिए हमारे बच्चों ने जब देखा है ना अपने माँ बाप को, आप हमसे फिर ये उम्मीद ना रखें कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा आपके लिए रखेंगे अपने दिल में। या इस ये जो देखिए, हम वो नस्ल है, मैं हमेशा बात करती हूँ कि हम वो नस्ल थे जो जिनके पेरेंट्स खान साहब के सपोर्टर नहीं थे, फिर हम ऐसे सपोर्टर निकले हैं। तो आपने हमारे बच्चों को वो दिखाया जो हमने नहीं देखा था। आपने जो उनके माँ बाप के साथ जुल्म किया, उन्होंने तो वो भी देख लिया है। तो वो सोचे वो आपके लिए दिल में क्या रखते होंगे। आपको इस चीज की परवाह ही नहीं है। आप किसी एक लीडर को खत्म करने के लिए, एक पार्टी को खत्म करने के लिए इतने डेस्परेट हैं कि आप फ्यूचर ही नहीं देख रहे हैं कि आज आप लोग कहाँ खड़े हुए हैं। आपको परवाह ही कोई नहीं है कि नफरत कितनी बढ़ गई है। लोग नाम लेने को तैयार नहीं है। आपके मुंह से एक लफ्ज निकलता है, एक जुमला निकलता है, लोग आपका क्या हाल कर देते हैं। आपको एहसास ही नहीं है कि आज आपके और लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में कितनी दूरी है। बहरहाल इस चीज की तरदीद की आर्मी चीफ साहब ने। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि दुश्मन सिर्फ ये कोशिशें कर रहा है कि पाकिस्तानी अवाम और उनके दरमियान में डिफरेंसेस या खलीज पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन बहरहाल वो ऐसा नहीं होने देगी या फौज ऐसा नहीं होने देगी। अब देखिए ये भी कितनी गलत एक चीज है कि आप अपनी यूथ को मुसलसल पहले ये बताते रहे हैं कि आप इल इन्फॉर्म्ड हैं, फिर आप उनको बताते रहे हैं आप नासमझ हैं, आप नालायक हैं, आज आप उनको बता रहे हैं कि आप गुमराह भी हैं। मतलब वो यूथ जो आपके मुल्क का मुस्तकबिल है, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। आप उसको ये बता रहे हैं कि तुम लोग पागल हो। अगर तुम लोग अपनी मर्जी की बात कर रहे हो, अपने हक की बात कर रहे हो, अपनी एक आवाज रखते हो, तो हमें तो चाहिए ही नहीं हो। हमें तो गूंगे बहरे लोग चाहिए थे जो बस यस सर करते जाते हैं हमारी हर बात पे, और हम उनको बताते जाते हैं हमें सब पता है, तुम लोगों को कुछ नहीं पता। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को नहीं ये कह सकते। मेरा 10 साल का बच्चा, मैं उसको नहीं कह सकती तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे पता है। कौन करता है ये? अगर आपको एहसास है अपने लोगों का, अपने मुल्क का, कौन अपनी नस्ल को बताता है ये कि तुम लोगों को अकल नहीं है? इसीलिए तो आप देखिए आपका सारा ब्रेन मुल्क से बाहर जा रहा है। आपने इतना अच्छा माहौल दिया हुआ है, इतने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके पीछे खड़े हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं इस मुल्क को? वो कश्तियों में डूब के मरना प्रेफर करते हैं, लेकिन इस मुल्क से जाना चाहते हैं। आज आपने ये हालात कर दिए इस मुल्क के। सिर्फ कहने से ये नहीं होगा कि लोग हमारे पीछे खड़े हैं। आप बताएं ना, बताएं कहाँ खड़े हैं आपके पीछे लोग, बताएं। मैं तो नहीं बता सकता सनम जावेद साहब, बट योर लास्ट कमेंट, वी आर हेडिंग, हम जा किस तरफ रहे हैं अब? आप क्या देखती हैं कि हम जा किस तरफ रहे हैं? एक और कोलैप्स, एक और टकराव, हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए मैं समझ सकती हूँ कि पहले 70-75 सालों में ये हुआ है, आदतें पड़ी हुई हैं, पक्की हुई हैं, नहीं जा रही हैं, नहीं छोड़ी जा रही हैं, नहीं समझाई जा रही हैं। मगर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मुल्क आगे तब चलेगा जब आप आगे बढ़ेंगे, अपने पुराने तरीकों से बाहर निकल आए। क्योंकि जो चीज एक दफा हो जाती है वो अंडू नहीं हो सकती। अगर अब हमें सवाल करना आ गया है, आप इसको अंडू नहीं कर सकते। अभी हमें पता है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम हमारे टैक्स के पैसों पे रखे हुए मुलाजिम हैं, जिनका काम हमारी जान माल की हिफाजत है, हमारे हकूक की हिफाजत है। हम पे बदमाशी करने के लिए, हमें डिक्टेट करने के लिए वो रखे ही नहीं गए हैं ना। तो हम उनसे सवाल भी कर सकते हैं, आप जवाबदेह हैं। तो अगर हम अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, हमारा वोट चोरी हुआ है या हम पे झूठे मुकदमे हुए हैं या आपने हमें झूठे मुकदमों में शहर शहर खवार किया, तो आप जवाब दें। आप बताएं कि किसी एक औरत की इज्जत इस मुल्क में क्यों इतनी मुकदम है और बाकी सबकी क्यों नहीं है?
बाकी सब आपको औरतें क्यों नहीं लगती? एक औरत को सियासत का हक है इस मुल्क में, बाकी खवातीन को क्यों नहीं है? उनको आप क्यों बताएं कि आप घरों में बैठो? आप तो हमें ढूंढ के दें कि भाई कौन है जिनका ये माइंडसेट है और आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी यूथ को ये मत बताएं कि अपना मुंह बंद करो, हमने इस पे कांटा लगा दिया, अब ये तुम्हारा लीडर नहीं हो सकता। आप हमें बताएं क्यों नहीं हो सकता। आप उस पर इद्दत जैसे केस ना बनाएं, आप उसमें तोशा खाना के तोहफों के केस ना बनाएं। आप हमें उसके पेंट हाउस दिखाएं, हमें उसकी फैक्ट्रियां दिखाएं, उसके कारोबार दिखाएं, उसकी टीटियां दिखाएं, ऑफशोर अकाउंट दिखाएं, हमें उसकी यूनिवर्सिटी और उसका हॉस्पिटल ना दिखाएं। वो तो हमारे मुल्क में ही बनाया उसने ना, कहीं बाहर तो पैसा नहीं ले गया। आप हमें बताएं कि आप क्या चीज है जो हम गलत कर रहे हैं और आप सही कर रहे हैं। हम तो सवाल कर रहे हैं ना, सवाल करने पे उठाए मत, मुकदमे मत बनाएं, जवाब दें। आपके पास जवाब नहीं है इसलिए तो आप लोगों को उठा रहे हैं। देखिए, बदमाशी का और गुंडागर्दी करने का की जरूरत ही नहीं होती ना, अगर आप सच्चे हो तो। ये चीजें डंडे से डिक्टेट करने की, या डंडे से लोग जानवरों को चारा जाता है ना। हम जानवर तो नहीं है, अपनी पसंद रखते हैं, अपना ज़हन रखते हैं। आप हमें जानवरों की तरह क्यों चारना चाहते हैं? अगर आप सच्चे हैं, आप ठीक है, आवाम आपके पीछे खड़ी है और आपके मुताबिक ये एक ग्रोह है जो आप सिर्फ जो ऐसा है, तो आपको क्या परेशानी है कि आप हर दूसरे दिन 144 लगाएं, आप हर दूसरे दिन किसी घर में रेड करें, आप हर दूसरे दिन किसी को झूठे पर्चे में उठा लें? आपको क्या परेशानी है फिर? ये तो ग्रोह है ना, सिर्फ एक छोटा सा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।